जय हिंद। मैं सूबेदार मेजर आरिफ शेखावत। आज हम थोड़े से हमारे जो आपजी आर्मी एकेडमी का टॉपिक है उससे हटकर देश हित में ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कई एक बातें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, तो हम हमारे सब्सक्राइबर्स को और हमारे स्टूडेंट्स कैडेट्स को भी बताना चाहेंगे। ये वीडियो देखने से पहले मेरा आपसे नम्र अनुरोध है कि मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ जिससे कि आपको भ्रम ना हो। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हम लोग पार्टियों में बढ़ चुके हैं, हम धर्म में बढ़ चुके हैं, हम संगठनों में बढ़ चुके हैं, और उस समय पर हम वो बात नहीं बोल सकते जो देश हित में हो। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे किसी भी किसान को अपमानित करने का दायरा नहीं है। मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं किसी का अपमान करूं, और हमारा देश किसान समर्थक देश है, कृषि प्रधान देश है। किसानों का जितना उन्नति होगा उतना ही देश का उन्नति होगा। इस बात को भी मैं ध्यान में रखकर बात करूंगा। दूसरा, हम अगर देश हित में बात करते हैं तो लोगों को ये लगने लगता है कि हम बीजेपी समर्थक हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है, ना हमें सरकार के समर्थन में बोल रहे हैं, न किसी के विरोध में बोल रहे हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध में भी नहीं बोल रहे हैं। मैं एक सामान्य नागरिक जो किसान आंदोलन को लेकर सोच रहा है, उन बातों पर विचार विमर्श कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग न्यूट्रल हैं, मतलब जिन्हें सिर्फ देश की पड़ी है, देश के प्रति वफादारी है जिन लोगों में, और जो कोई भी संगठन से के अंध समर्थक नहीं है, इसलिए समर्थन नहीं कर रहे कि मुझे करना है, इसलिए विरोध नहीं कर रहे कि मुझे विरोध करना है, उन लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और जो एक दायरे में अपने आप को बांध रखा है किसी राजनीतिक दल के साथ, किसी धर्म के साथ, तो उनसे मैं क्षमा याचना चाहूँगा कि मुझे थोड़ा कड़वा है, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। अगर उनको अच्छा नहीं लगता है तो मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं भारतीय सैनिक हूँ। सेना मुझे 30 साल तक मौका दिया है सेना ने, और आफ्टर रिटायरमेंट अभी भी मैं सेना के लिए ही काम कर रहा हूँ। मुझे पेंशन मिलती है, तो मुझे किसी के बरगलाव में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं ये भूमिका इसलिए बनाया कि मेरे वीडियो बनने के बाद कुछ लोग फालतू का विरोध करते हैं और मेरे पे ठप्पा लगा देते हैं कि मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, मैं फलानी पार्टी का समर्थक हूँ। हर वीडियो में हर किसी राजनीतिक दल के साथ मुझे जोड़ देते हैं। ऐसा हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो भी देश हित में कार्य करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। हम दावा ठोक के बोलते हैं कि इस समय की जो सरकार है वो देश हित में काम कर रही है, तो हम उसके पक्ष में बोलेंगे। अगर कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी इनसे भी अच्छा देश हित में काम करेगी तो हम उसका पक्ष ले लेंगे। तो हम कोई किसी के बंधे हुए खूंटे से नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री को हम क्या, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोगों ने लीडर मान रहे हैं, उन्हें बड़े बड़े पुरस्कार दे रहे हैं। मुस्लिम कंट्री पुरस्कार दे रही है, उनके कहने पे मुस्लिम कंट्री मंदिर बना रही है। तो अब इसमें किसी को क्या शंका है कि जो उनका समर्थन है तो है। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। भूमिका बहुत बड़ी हो गई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे देश के जो किसान एमएसपी पर बात कर रहे हैं, उसके विषय में मैं आपको बता दूं कि अगर किसानों की एमएसपी की मांग पूरी तरह से मान ली जाए तो उसमें हमारा सालाना खर्चा आएगा 40 लाख करोड़ रुपया, एक साल का। और हमारा सालाना जो बजट है, यानी सरकार के पास खर्चा करने के लिए जो पैसा आता है डिफरेंट सोर्स से, टैक्स के रूप में और कई सोर्स हैं उनके रूप में, उस सोर्स से जो हमारी सरकार को सालाना अभी इस समय जो बजट है हमारा, वो लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का बजट है। जिसमें से अगर पूरी एमएसपी की डिमांड मान ली जाए, उस पर कानून बना दिया जाए, तो सरकार को 40 लाख करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा।
यानी कि 5 लाख करोड़ रुपए में आपको बाकी सारे काम करने हैं। सड़क बनाना है, फौज को देना है, केंद्रीय संगठनों को देना है, केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज़ को पैसा देना है, विकास करना है। वो सब काम आप 5 लाख करोड़ में करो और 40 लाख करोड़ एमएसपी के आधार पे किसानों को दे दो। तो ये क्या जस्टिफिकेशन है? क्या आप इसे न्यायिक मान सकते हैं? एक बात। दूसरा, जो एमएसपी क्यों होती है उस पर भी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। ये हमारे देश की बात नहीं है, ये सभी देशों ने अपनाया है, जितने भी बड़े देश हैं सभी ने अपनाया है इसको। एमएसपी क्यों लाई गई? एमएसपी इसलिए लाई गई कि जब सरकार को ये लगता है कि हमारे देश में इस फसल का उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए तो उसमें वो इंसेंटिव के रूप में एमएसपी देती है। तो हमारे देश में एक समय था कि हमें अमेरिका से गेहूं लेने पड़ते थे, तो हरित क्रांति के तहत हमने धान यानी कि चावल और गेहूं के ऊपर एमएसपी देना शुरू किया, जिससे कि किसान को ये प्रोत्साहन मिले कि भाई इतना पैसे में तो मेरी फसल खरीदी ली जाएगी। तो किसानों ने ये गेहूं और धान की उपज किया और आज हमारी स्थिति है कि हमारे पास सफिशिएंट कोटा है। आज हम किसी देश पर धान के लिए या गेहूं के लिए डिपेंड नहीं है, बल्कि हम दूसरे देशों को देते हैं। आज हमारा जो किसान है वो धान और गेहूं खूब उगा रहा है। लेकिन अगर अब जो है इसमें भी जो एमएसपी का लाभ है ये मोटे तौर पे किसको मिलेगा, इस पर भी मैं आपको बता दूं। तो इस पर मोटे तौर पे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, इसी से एमएसपी का इन्हीं लोगों को फायदा होना है। और आप जब किसान आंदोलन में देखेंगे तो ये यहीं के लोग, यहीं के किसान आंदोलन में आए हुए हैं। बाकी 80% के लगभग किसान जिनके पास सिर्फ 30% भूमि है वो तो यहाँ आ ही नहीं सकते। कैसे आ नहीं सकते? क्योंकि उनकी औसत आय 5,000 से लेके 10,000 के बीच में महीने की, 5 से 10,000 रुपया महीने की इनकम में सीमित इनकम है। वो दया के पात्र भी हैं, उनके ऊपर सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उनको कोई एमएसपी की आवश्यकता भी नहीं है। ये एमएसपी की जो आवश्यकता है वो 6 से 8% किसान है, उन्हीं को आवश्यकता है। और वो इतने सुदृढ़ हैं, इतने पैसे वाले हैं कि आज आप किसान आंदोलन में जो देख रहे हैं, नए नए लोग ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनके पास। जब हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं कि क्यों भाई किसान के पास मर्सिडीज नहीं होना चाहिए। हम कब बोलते हैं मर्सिडीज नहीं, किसान के पास हेलीकॉप्टर होना चाहिए। लेकिन जिस आदमी के पास मर्सिडीज गाड़ी मेंटेन कर रहा है, जिसके पास ट्रैक्टर है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उसको फिर एमएसपी क्यों चाहिए? क्यों ना ये गरीब आदमी को दी जाए। आज जो हमारी सरकार इस समय जो गेहूं दे रही है, 80 करोड़ लोगों तक उसका लाभ पहुंच रहा है, वो जरूरी है क्योंकि वो हर आदमी के पास जा रहा है, हर गरीब आदमी को मिल रहा है। और हर आदमी, कोई जरूरी नहीं है कि उसको 5 किलो अनाज देने से कि नहीं देंगे तो भूखा मर जाएगा, नहीं, ऐसा लोग भी नहीं है। बहुत अच्छे लोग भी हैं जो अच्छा कमा लेते हैं महीने का, लेकिन ये एक इंसेंटिव के रूप में उनको मिल जाता है। अगर मान लीजिए उनके घर में 4 आदमी और 20 किलो अनाज मिल गया तो उनको एक दूसरे खर्च कर सकते हैं वो अपने जीवन यापन पर। तो एक उसकी लिविंग स्टैंडर्ड को उठाने के लिए भी ये आवश्यक है, एक बात। दूसरा, अब आप बोलेंगे कि ये किसान आंदोलन से सरकार दबाव में क्यों आती है? सरकार दबाव में इसलिए आती है कि किसान आंदोलन के द्वारा किसी ने कहा था कि किसान को समझाया नहीं जा सकता, किसान को भ्रमित किया जा सकता है। तो हमारे जो किसान हैं उनको किस तरह भ्रमित किया गया है, इस पर कोई सोच ही नहीं रहा है। मैं बताता हूं आपको कि इसमें क्या इम्पैक्ट आएगा। सरकार क्यों परेशान है? सरकार इसलिए परेशान है कि जो किसान आंदोलन चलाने वाले लोग हैं उन्होंने शर्तें ही इस तरह की रख दी है कि आम किसान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, एवरेज पढ़ा लिखा होता है, वो अपने रात दिन काम करता है, मेहनत कश है,
और 80% हमारा किसान बहुत गरीब है। उसको ट्रैक्टर लेना तो छोड़िए, ट्रैक्टर के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो बहुत अपना गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। उनको उठाने के लिए सरकार बहुत तत्पर है, लगी हुई है। अब आप देखिए किसानों ने किस तरह से मजाक बनाया है देश का, और किस तरह से इन्होंने किस स्कीम रखी है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं उन किसानों के साथ हूं जिनको वास्तव में आवश्यकता है, और वो मैं 80% किसानों की बातें कर रहा हूं जो आज आपको आंदोलन में नहीं दिखाई दे रहे। अगर वो आंदोलन में आ गए तो उनकी खेतीबाड़ी खत्म हो जाएगी। अब जो हमारा बजट का प्रतिशत पर हम थोड़ा सा बात कर लें तो आपको सुनकर अचंभा होगा कि सब्सिडी मतलब किसानों को राहत के रूप में जो पैसा देते हैं। हमारा जो सालाना बजट है उसका 2% किसानों को सरकार सब्सिडी के रूप में चुका रही है। आगे सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। 2%, यानी कि पूरा जो हमारा वार्षिक बजट है उसका 2% सरकार सब्सिडी किसानों की मदद के रूप में खर्च करती है। जबकि हमारा डिफेंस बजट, रक्षा बजट जो हम सेना पे खर्च करते हैं वो है 1.7%। आप सोच लीजिए कि पूरी सेना के ऊपर पूरे वर्ष में 1.7% खर्च करते हैं हम लोग, और किसानों की सब्सिडी पे 2% खर्च होता है। हेल्थ बजट, हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी प्रधानमंत्री ने स्कीम चला रखी है, 5-5 लाख के पैकेज दे रखे आयुष्मान भारत में। उसके बावजूद भी हमारा जो एंटायर सालाना बजट है उसमें जो हम हेल्थ पर जो खर्च कर रहे हैं वो 2.1% है। अब 2% जिसको सिर्फ सब्सिडी हेल्प के रूप में किसानों को दी जा रही है, और वो किसान भी बोलता है कि मेरी मदद नहीं की जा रही है, तो इस बात पर कैसे भरोसा किया जाए। अब ये जो एमएसपी है, अगर इसका एमएसपी को अगर लागू करते हैं तो हमारे देश के 6 से 8% किसानों को फायदा होगा, और वो उन किसानों को फायदा होगा जो आर्थिक रूप से बहुत आगे बढ़े हुए हैं, उनका बहुत ज्यादा जमींदारा है। 46% के लगभग भूमि के मालिक हैं वो। 6 से 8% लोग 46% देश की जमीन पर मालिकाना हक है उनका। उन्होंने बड़ी बड़ी लोन ले रखी हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी हैं, उन्होंने अपने बड़े बड़े वो एसी लगा रखे हैं, 2.5 टन के एसी लगा रखे हैं, बिजली सरकार खेत के नाम पे जलाई जा रही है। अब ये बात जब हम कहने लगते हैं तो हमें लोग बोलते हैं आप किसान विरोधी हो। हम किसान विरोधी नहीं, हम तो छोटे छोटे किसान की बात कर रहे हैं, जो मेजोरिटी है उसकी बात कर रहे हैं। तो उनके पास ये सब व्यवस्थाएं सुविधाएं हैं, जो सोच भी नहीं सकता एसी के बारे में। अब देखिए, इन्होंने दूसरे किसानों को भ्रमित करने के लिए इस तरह की डिमांड रख दी जिससे कि दूसरे किसान भी भ्रमित हो सकते हैं। कैसे? इन्होंने कहा कि एंटायर लोन माफ कर दिया जाए। अब ये जो 6 से 8% किसान हैं, जो जिनको किसान क्या कहें, तो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, बिजनेसमैन हैं, वो लोगों ने एक डिमांड रख दी कि लोन माफ किया जाए। अब इनकी लोन तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन आम किसान की तो लोन होगी 50,000, 10,000, 20,000, 18,000, 22,000। तो लेकिन जिसकी साल मंथली इनकम 5,000, 10,000, 12,000 के अंदर सिमट जाती है, उसके लिए अगर मान लो आप 10,000 भी माफ करती है सरकार, तो उसको तो अच्छा लगेगा। तो वो इस इनके भ्रम के जाल में आ जाएगा कि ठीक है, बढ़िया है, होना चाहिए, सरकार हमारे माफ नहीं कर रही, हमारी बात नहीं मान रही। तो इस तरह से एक पॉइंट ये लोन का ले लिया, इससे ब्लैकमेल होगी सरकार, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ किसान चाहेंगे, मोटे तौर पे हर आदमी चाहता है कि मेरा लोन माफ हो जाए आसानी से। दूसरा इन्होंने ले लिया पोल्यूशन की जो शर्तें हैं वो हमारे ऊपर लागू नहीं होनी चाहिए। अगर आपका पर्यावरण बिगड़ता है तो बिगड़े, लेकिन अगर आपका पर्यावरण से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे विरोध में कोई भी कानून पोल्यूशन का नहीं होना चाहिए। हम पराली जलाएं, हम जो चाहे करें, हमारे ऊपर वो लागू नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है, ये भी चॉकलेट है लोगों के लिए, किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए। उसके बाद एक बहुत जोरदार इन्होंने डिमांड रखी है जो कि सुनने में ही अजीब सा लगता है
उसमें इन्होंने मजदूरों को भी ले रहे हैं कि जिनकी 60 साल से ऊपर उम्र हो जाती है उनकी 10,000 रुपया मासिक पेंशन होना चाहिए। यानी एक घर में अगर 4 लोग 60 वर्ष से ऊपर के हो गए तो उनको मंथली सरकार 40,000 रुपया दे दे। अब कौन किसान नहीं चाहेगा कि मेरी 10,000 पेंशन हो जाए, तो उसमें भी इनके चांसेस बन गए। एमएसपी पे ला बना दिया जाए। आप बोल रहे हैं कि लगभग 45 फसल है, सब पे एमएसपी पे ला बना दिया जाएगा तो सरकार अपना 40 लाख करोड़ रुपया उस पर खर्च कर देगी, और उसके बाद आपने कौन सी जिसकी जरूरत नहीं है अगर वो उत्पादन हो गया तो सरकार को तो बाई ऑर्डर उसको लेना पड़ेगा। सरकार उसको क्या समुद्र में डालेगी? कहां डालेगी उसको? एमएसपी पर अगर सरकार को आपने बाध्य कर दिया कि पूरा आपने ही खरीदना है तो क्या होगा? उसके बाद एक जबरदस्त कि जितने भी किसान हैं उन सब की इंश्योरेंस होनी चाहिए फसल का। ये तो सभी मानते हैं होना चाहिए, सरकार ने स्कीम निकाली है। लेकिन इनका कहना ये है, आपको सुनकर अचंभा होगा, कि ये इंश्योरेंस का पैसा सरकार चुकाए, हमने 1 रुपया नहीं देने वाले हैं। हमारी फसल का इंश्योरेंस सरकार करे और जब हमारा फसल खराब हो जाए तो उसका मुआवजा हम ले लें। ये हालत है। उसके बाद जो पिछला हुआ था आंदोलन, उसके अंदर जिन सैनिकों ने जान दे दी, जिनकी हत्या हो गई, मौत हो गई, किसी भी तरह से मारे गए, उनके लिए मुआवजा दिया जाए। चलो वो एक मानने जैसा है, मुआवजा मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो कैसे भी भ्रमित होके गए, कैसे भी गए, लेकिन वो आंदोलन में गए थे, उनके परिवार का नुकसान हुआ है तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये तो जायज बात है और इस पे सरकार भी मान सकती है इस बात को। लेकिन एक बड़ी अजीबोगरीब बात रख दी गई है कि उनके नाम का शहीद स्मारक बनाया जाए। यानी अब इस देश में ये होगा कि कोई भी सरकार के विरोध में आंदोलन करो और वो अगर वहां मारा जाए, चाहे वो किसी भी कारण से मारा जाए, उसको शहीद का दर्जा दे दो और उसका एक स्मारक बना दो। तो क्या सेना जो बॉर्डर पे लड़ रही है उसके शहीद होने में, और एक आम आदमी आंदोलन करता है, आंदोलन के अंदर वो सो रहा है, रात को उसको ठंड लग गई, कहीं वो ज्यादा ड्रिंक करके किसी नाले में गिर गया और वो आदमी ने अपनी जान गंवा दी, तो उसको आप शहीद का दर्जा दो और उसका स्मारक भी बनाओ और दिल्ली में बनाओ और श्रद्धांजलि दो। तो इस तरह की बातें करने के पीछे मकसद क्या है? इनके पीछे मकसद मात्र ये है कि न नौमण तेल होगा न राधा नाचेगी। ये जितनी डिमांड मैं आपको बता रहा हूं, क्या आपको लगता है कि कोई भी सरकार पूरा करके देश को चला सकती है? देश की श्रीलंका से भी बुरी हालत हो जाएगी। तो अब मेरा ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो एमएसपी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार मदद के रूप में एमएसपी लाती है, इस पर कानून बनाना निहायत ही गलत बात है। उस पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए। हाँ, सरकार को आश्वासन जरूर देना चाहिए किसानों को कि आपकी फसल को एक मॉडल बनाया जाए कि भाई किसान की जो फसल है वो इसका क्यों 45 नहीं, जितनी भी फसल है उसका जिस तरह से सरकारी कर्मचारी का बेसिक पे सरकार निर्धारित करती है कि 4th क्लास एम्प्लॉय का ये स्केल होगा, 3 का ये होगा, 2 का ये होगा, है ना, उसी तरह से सरकार ये कर सकती है कि जितने भी धान है, जितनी भी क्रॉप्स हैं, इवन फ्रूट्स हैं, सब कुछ है, उन पर एक आयोग बनाकर, एक कमीशन आयोग बनाकर उसका हर 6 महीने में रिवाइज करके उसकी जो कीमत है उसको इस तरह से मार्केट में रखा जाए कि इससे नीचे कोई भी इसको नहीं बेचेगा, न कोई खरीदेगा, खरीदेगा तो लाभफुल नहीं होगा वो। यानी कि सरकार नहीं, सभी के लिए को बाध्य किया जाए कि इस मूल्य पर किसान की फसल और फ्रूट जो भी वो उत्पादन करता है, उत्पादन को इस तरह से उसके उत्पाद को लिया जाएगा। ये बात जायज है, ये होनी चाहिए, जिससे देश के किसानों को प्रोटेक्शन मिले। उसके बाद ये जो आपके किसान हैं जिनको अभी इस समय जो हर महीने नहीं सालाना जो 6,000 रुपया मिलता है उसका भी राजस्थान में 12,000 कर दिया है। इस पैसे को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि ये और बढ़ाने से किसान को मदद मिलेगी। जो किसान को इस समय
60 साल से बड़े उम्र के लोगों को सभी को पेंशन मिल रही है, वो पेंशन पर विचार करना चाहिए सरकार को कि ये जो 1000-1200 इसको लगभग कुछ नहीं तो कम से कम 5000 रुपया ये किया जाना चाहिए, जिससे किसान हो या मजदूर हो या कोई भी 60 ईयर ओल्ड जो ये गरीबी रेखा में आता है, जिसकी इनकम बहुत कम है, जो ये सिद्ध हो जाता है कि भाई इसको इतना पैसे देने की आवश्यकता है, सभी को नहीं, जो समर्थ है वो तो लेंगे भी नहीं। हमारा देश इतना दानवीर है कि उसकी कोई मतलब बाहर कोई उदाहरण ही नहीं मिलता। जब गैस सब्सिडी छोड़ने की बात की थी तो हमारे करोड़ों लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर जो संपन्न लोग हैं वो नहीं मांगेंगे, अगर सरकार 5000 रुपया पेंशन करती है 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों की, तो मेरे को नहीं लगता कोई भी देश में उसका विरोध करेगा। लेकिन वो सिर्फ किसान के लिए नहीं, वो सभी के लिए होना चाहिए। दूसरा, हम बार बार किसानों के लिए सबके लिए बोलते हैं अन्नदाता अन्नदाता है, नहीं, देखो मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। अन्नदाता एक ही होता है, वो है ऊपर वाला। जो भी जिस धर्म में मानता है, किसी भी धर्म का हो, जो जिसको एक हर आदमी को पता है कि कोई ना कोई एक है जो इस सृष्टि की रचना की है और वो चला रहा है, जिसको हिंदू धर्म में हम श्री रामचंद्र भगवान को मानते हैं। तो जो अन्नदाता होता है ना, वो भगवान होता है। तो आप बेकार में ऐसे प्रयोजन करके बरगलाओ मत लोगों को। ऐसे तो फिर कल कोई बोल देगा मैं वकील हूं तो मैं कानून दाता हूं, कोई कलर का काम करेगा तो बोलेगा मैं कलर दाता बन गया है जी, कोई बोलेगा मैं मजिस्ट्रेट हूं तो मैं न्याय दाता हूं, फिर फौजी बोल देगा मैं रक्षा दाता हूं। तो कितने दाता बनाए भाई? दाता का मतलब होता है सीधा भगवान से रिलेशन है, जो जिस भी भगवान को मानता हो। मैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये दाता वाला जो फड़का है वो हटाओ उसको। ये कोई दाता नहीं है, सब अपनी अपनी जरूरत के अनुसार काम कर रहे हैं। किसान, मैं खुद किसान हूं, आपको सुनकर अचंभा होगा, मेरे भी जमीन है, मैं भी चाहता हूं सारी फैसिलिटी मुझे मिले, लेकिन एक दायरे में फैसिलिटी दी जा रही है। अगर ये कहे ना कि नहीं दी जा रही, दी जा रही है। अब बताइए, सालाना बजट का 2% आपको सब्सिडी के रूप में सरकार आप पे खर्च कर रही है, आपको 6000 रुपया मिल रहा है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है 5 लाख का, तो काफी चीजें तो मिल रही है, आगे भी मिलेंगी। लेकिन कोई ये कहेगा नहीं जी हमको तो 45 फसल है, इन सब पे आप कानून कर दो और हमारी मर्जी हम उगाएंगे और 40 लाख करोड़ आप किसानों को दे दो और 5 लाख में अपना काम चलाओ। और वो 40 लाख में भी जो करोड़ रुपया आप दोगे, वो 80% किसान तो वंचित है, उनको तो मिलेगा ही नहीं, बाकी सबको मिल जाएगा। 8-10% के किसान जो पहले से ही करोड़पति अरबपति बने हुए बैठे हैं, लैंडलॉर्ड है, उनको और फायदा हो जाएगा। तो ये किसानों के नाम पर हम लोग भ्रमित हो रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मात्र कारण ये है कि मैं फिर कह रहा हूं, किसानों के प्रति सबको हमदर्दी है और हमारा भारतवर्ष किसानों के प्रति इसलिए हमदर्दी है कि हमारा कोई घर ऐसा नहीं है जो किसान से मिला हुआ ना हो। अगर कोई शहर में आके फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई किसी का भी काम कर रहा है, किसी भी तरह फौज में काम कर रहा है, पुलिस में काम कर रहा है, इनडायरेक्ट रूप से उसके पास जमीन होगी या उसका जमीन से कोई ना कोई संबंध जरूर है। कम जमीन होगी, वो बटाई पर देता होगा। लेकिन कोई ये कहे कि कोई यहाँ पर किसान एक पर्टिकुलर सिर्फ किसान ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पूरा देश किसान है और हम सबको उस बात को सोच विचार कर बात करना चाहिए। और दूसरा, जो ब्लैकमेल करने की जो आंदोलन होते हैं उसका पूरे लोगों को विरोध करना चाहिए। जैसे किसानों को भी ये बात समझनी चाहिए कि जैसे आप अन्न उगाते हो तो आपकी भी जरूरत है, अगर मेरा अन्न खाने की जरूरत है तो आपको उगाने की भी जरूरत है। आप फ्री में नहीं दे रहे हो, उसके लिए मैं पे कर रहा हूँ। इसी प्रकार से सैनिक अपनी सेवा दे रहा है, वकील अपनी सेवा दे रहा है, फैक्ट्री में जो लोग कपड़े बना रहे हैं, मेडिसिन बन रही है, जो उत्पादन हो रहे हैं, वो भी तो सेवा ही कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ सबसे बड़ी सेवा तो वो कर रहा है कि जो अपना हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, हाइजीनिस्ट है, वो सुबह उठकर आपका मेला ढो रहे हैं, मेला साफ कर रहे हैं। उससे बड़ी तो कोई सेवा ही नहीं है, उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं होता है। हमको सभी लोगों के प्रति हमारा आदर है,
लेकिन कोई हमारे को ये मतलब हम लोग ये फालतू में ये ब्लैकमेल, इमोशनली ब्लैकमेल करना, किसान को हम अन्नदाता बोल देंगे तो किसान बड़ा खुश हो जाएगा। आज का किसान समझदार है, सोशल मीडिया पे सब समझ लेते हैं बातें, मेरे जैसे लोग बता देते हैं, जिसको नहीं समझ आती है सब एक दूसरे के, मेरे भी फॉलोवर हैं, 1,65,000 से ऊपर मेरे फॉलोवर हैं। वो ऐसे ही थोड़ी बन गए होंगे, आप कुएं में जाके देखिए 1,60,000 प्लस के करीब मेरे फॉलोवर हो गए होंगे। अभी तो मैं देखा नहीं कई दिनों से, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसानों को खूब वेलफेयर मिलना चाहिए, लेकिन कोई किसान के नाम पर हमारे देश को, हमारी सरकार को, हम लोगों को भ्रमित ना करे, ये हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपको मेरी बातों में कोई बुराई लगी है तो मेरा फोन नंबर इस पे चलेगा, आप उस पे बात करके क्लियर कर सकते हैं। और मैं सभी राजनीतिक दल के जितने भी समर्थक है, राजनीतिक दल के नेताओं से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो कुछ अच्छा देश के बारे में बोलेंगे। ये तो अगर उनकी राजनीति चली जाएगी, अब सब बोलते भी बीजेपी का शासन है, कांग्रेस कैसे बड़ाई कर सकती है, आप खुद सोचो, सोचने वाली बात है। अगर बीजेपी, राहुल गांधी मोदी जी की बड़ाई करेगा, अगर बीजेपी सरकार की बड़ाई करेगा तो उसको 2024 में उसको सीट देगा कोई नहीं देगा। तो राजनेता जो है उनकी मजबूरी है विरोध करना, वो तो विरोध करेंगे ही करेंगे। कल अगर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो बीजेपी उनका विरोध करेगी, ये तो करेंगे, होता है स्टेट में, आप देख लो सभी में हो रहा है, सभी जगह बीजेपी थोड़ी है। लेकिन मेरा अपने नागरिकों से, पढ़े लिखे नागरिकों से, देश हित में सोचने वाले नागरिकों से, उन मतदाताओं से अनुरोध है कि आप किसी बरगलाव में ना आए, आप देश हित में काम करें। जो देश के बारे में फायदा करता है, जो भी पार्टी हो, जो भी नेता है देश हित में बोलता है, आप उसका सपोर्ट करें। हम किसानों के बिना जिंदा नहीं रह सकते तो हम फौजी के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते, हम डॉक्टर के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते। तो सबको अपनी अपनी जगह पर सबका अपना रोल है। एक जैसे हमारा शरीर है, उसके सभी अंगों का अपना अपना रोल है। हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि ये शरीर का अंग तो बहुत जरूरी है, ये नहीं है। सबकी अपनी आवश्यकता, कान अपना काम करता है, आंख अपना काम करती है, नाक अपना काम करती है, मुंह अपना काम करता है, हाथ पैर अपना काम करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को मिलकर ही तो चीजें बनी है। इसी प्रकार से हमारी जो शासन व्यवस्था है, देश की व्यवस्था, हमारा प्रबंधन है, हमारा खान पान है, वो भी सभी लोगों की हमें आवश्यकता है। हमें किसान की भी आवश्यकता है तो हमें फौजी की भी आवश्यकता है, तो हमें पुलिस की भी आवश्यकता है, हमें वकील की भी आवश्यकता है, इंजीनियर की भी आवश्यकता है, डॉक्टर की भी आवश्यकता है, जज की भी आवश्यकता है। बताइए, लेबर की भी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता नहीं है हमें। लेकिन एक पर्टिकुलर किसी को उठाकर तकमा लगा देना, ये दाता है, इस तरह की बात सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। दाता एक भगवान होता है, उसी को मानना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैंने इस वीडियो को बनाया है और बहुत सोच समझ कर बनाया है। फिर भी अगर किसी को ये वीडियो सही नहीं लगता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे को अधिकार है बोलने का, मेरे विचार रखने का। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो भगवान के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों की भ्रांतियां दूर हो। जय हिंद, जय भारत।